हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम देखेंगे आरएसटी 2023 का क्वेश्चन आंसर। इसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आया था, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। पहला प्रश्न है, परीक्षण निर्माता द्वारा विकसित एक योजना जिसमें विभिन्न सामग्री क्षेत्रों और विभिन्न निर्मित होने वाली परीक्षण वस्तुओं की संख्या और प्रकार संकेत मिलता है के रूप जाना जाता है। यानी इसको किसके रूप में ये जाना जाता है? ऑप्शन है कॉन्सेप्ट मैप, ब्लूप्रिंट, टैक्सोनॉमी और रूब्रिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्लूप्रिंट। एक बात का ध्यान दीजिए, आरएसटी मेन एग्जाम हुआ था, इसमें 20 क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी के हैं और बाकी जितने प्रश्न हैं वो सब हिंदी सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मध्यावधि परीक्षा के बाद एक बच्चे की मां ने उत्तर प्रस्तुत करने में गलतियों का पता लगाने के लिए अपने बच्चे के प्रदर्शन की जांच की। इससे पता चलता है कि वह सीखने को इस प्रकार मानती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि उसके जो पेपर था उसमें जो गलतियाँ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवस्थित प्रक्रिया, उच्च अंक प्राप्त करना, प्रतियोगी प्रयास, परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो यहाँ पे उसकी जो माँ की जो जानने की इच्छा थी वो उच्च अंक प्राप्त करने की नहीं है, प्रतियोगी प्रयास भी नहीं है, परीक्षा उत्तीर्ण करना ये भी नहीं है। क्या है? जो व्यवस्थित प्रक्रिया है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, तो यहाँ पे व्यवस्थित प्रक्रिया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन रचनावादी अधिगम उपागम का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, कहाँ पे है प्रश्न रहता है, कहाँ नहीं है प्रश्न होता है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से एक बार पढ़िए। ऑप्शन है यहाँ पे, शिक्षार्थी जो कुछ भी सीखते हैं उसे कैसे सीखते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी है, शिक्षक के सलाह को सर्वाधिक उपयोगी मानना। सी ऑप्शन है, प्रतिक्रिया द्वारा आगे सीखने के लिए दिशा प्रदान करना। ऑप्शन डी है, छात्रों की कमजोरियों के लिए उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षक के सलाह को सर्वाधिक उपयोगी मानना, क्योंकि यहां नहीं है पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आंतरिक स्थिति जो उसके विचारों, भावनाओं और कार्यों को सक्रिय और दिशा देती है उसे कहते हैं क्या? विकास, यहाँ पे प्रेरणा नहीं प्रेरणा है। ठीक है, प्रेरणा, सुधार, परिपक्वता। तो यहाँ पे आंतरिक शक्ति, विचार जो है भावनाओं को सक्रिय करती है, वो क्या है? प्रेरणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने की दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे उपयुक्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था में सुधार, क्षमता के अनुसार छात्रों का समूह बनाना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों पर विशेष ध्यान, क्षमता आधारित होम असाइनमेंट। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो पहला देखो ऑप्शन डी देखते हैं, क्षमता आधारित होम असाइनमेंट। यहाँ पे अगर हम एबिलिटी को देखेंगे, क्षमता को देखेंगे, तो व्यक्तिगत भिन्नता को देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं का उत्तर देना है। ठीक है, तो ये तो उपयुक्त है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों पर विशेष ध्यान, ये भी व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया गया है। क्षमता के अनुसार छात्रों का समूह बनाना, ये भी है। कौन सा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था में सुधार, ये सामूहिक है। ठीक है, सामूहिक चीजों को ध्यान दिया गया है इसमें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा अपनी कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग का मनोवैज्ञानिक आधार क्या होगा? ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार, सीखने में अधिक से अधिक इंद्रियों को शामिल करना, शिक्षक की और शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में बेहतर अनुशासन बनाए रखना। प्रश्नों को अच्छे से समझिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग का मनोवैज्ञानिक आधार क्या होता है? ऑप्शन बी, सीखने में अधिक से अधिक इंद्रियों का शामिल करना। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर को समझने के लिए सही है? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित प्रदर्शनी, विचार प्रक्रियाओं का समावेश, परिणामों की प्रत्याशा, शिक्षक विद्यार्थी के बीच बातचीत की कमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विचार प्रक्रियाओं का समावेश। अगला प्रश्न है, रचनावाद का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि, हमें बताना है कि किस विचार पर आधारित है रचनावाद का सिद्धांत। ऑप्शन है अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जित करता है, स्कूल सीखने का एकमात्र स्थान है, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। तो रचनावाद का सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है कि शिक्षार्थी जो है सक्रिय रूप से अपना ज्ञान अर्जन करता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को जंगली जानवरों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगा? यानी वो बताना चाहता है जंगली जानवरों के बारे में, तो सबसे अच्छा रणनीति क्या होगा? पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन है पास के चिड़ियाघर में फील्ड विजिट की योजना बनाना, बच्चों को जंगली जानवरों पर एक फिल्म दिखाना, पुस्तक में जानवरों के चित्रों की व्याख्या करना, ब्लैक बोर्ड पर जानवरों के रेखाचित्र बनाना। तो सबसे प्रभावशाली क्या होता है? जब हम उसको डायरेक्टली देखते हैं, डायरेक्ट अनुभव करते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पास के चिड़ियाघर में फील्ड विजिट की योजना बनाना। अगर वो जंगली जानवरों के बारे में बताने चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट दिखाकर बता सकते हैं। जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी जो सीखने की शक्ति है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया के रचनावादी दृष्टिकोण की विशेषता है? ठीक है। ऑप्शन है अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेना, पुस्तकालय में पुस्तकों का अध्ययन, शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स लेना, समूह चर्चा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, समूह चर्चा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों की प्रगति को आंकने के उद्देश्य से पूरे शैक्षणिक सेमेस्टर सत्र के दौरान चलने वाली एक मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है सामान्य संदर्भित मूल्यांकन, डोमेन संदर्भित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो ये क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण है? माता पिता का शिक्षा स्तर रचनावादी में क्या है? वो सक्रिय रूप से भाग लेता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर सोचेंगे। माता पिता का शिक्षा स्तर, शिक्षार्थी के अपने अनुभव, संस्था का बुनियादी ढांचा, शिक्षक की क्षमता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, शिक्षार्थी के अपने अनुभव जो होते हैं वही रचनावादी दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कक्षा शिक्षक ने
मध्यावधि परीक्षाओं में छात्रों के सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं पर एक समूह चर्चा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं इसको? संगोष्ठी, ट्यूटोरियल, कार्यशाला, परीक्षण। क्या कहेंगे? परीक्षा के बाद जो भी समस्याएं हुई उन पर समूह चर्चा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए संगोष्ठी कहेंगे। अगला प्रश्न है, परीक्षण विकास प्रक्रिया में पहला कदम क्या है? ऑप्शन है टेस्ट आइटम का ड्राफ्ट तैयार करना, परीक्षण के उद्देश्य तैयार करना, टेस्ट ब्लूप्रिंट तैयार करना, परीक्षण की लंबाई तय करना। तो जब परीक्षण की प्रक्रिया में पहला कदम क्या रहता है कि उसका उद्देश्य तैयार करना, जो हम परीक्षण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए वो तैयार करना सबसे पहला कदम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षण के उद्देश्य तैयार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि एक रचनावादी क्लासरूम के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है फेस टू फेस लेक्चर, होम असाइनमेंट, ऑनलाइन व्याख्यान, इंटरैक्टिव चर्चा। तो रचनावादी क्लासरूम के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंटरैक्टिव चर्चा। यानी सभी जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो ही वो रचनावादी शिक्षण या रचनावादी क्लासरूम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, नैदानिक मूल्यांकन एक कक्षा शिक्षक द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन देखते हैं, अंतिम प्रमाण पत्र जारी करना, उचित अनुशासन बनाए रखना, पिछले ज्ञान का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिछले ज्ञान का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, सीखने की अवधि के अंत में शिक्षार्थियों और अन्य हिताधिकारियों को उपलब्धि का प्रमाण प्रदान करने के लिए जिस तरह का मूल्यांकन किया जाता है वह मूल्यांकन है सीखने का, सीखने के लिए, सीखने के रूप में, सीखने के साथ। तो यह मूल्यांकन कहलाता है सीखने का मूल्यांकन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुस्तिकाओं के साथ मानकीकृत परीक्षणों के विक्रेताओं द्वारा प्रदान किया गया मैनुअल निम्नलिखित के बारे में जानकारी नहीं देता। किसके बारे में जानकारी नहीं देता है? ऑप्शन देख लेते हैं, टेस्ट आइटम के लिए स्कोरिंग प्रक्रिया, परिणामों की व्याख्या, परीक्षण का शिक्षाशास्त्र, आयु और ग्रेड मानदंड। तो किसका नहीं कर सकता ये? ऑप्शन सी, परीक्षण का शिक्षा शास्त्र को ये नहीं कर सकता। ठीक है। अगला है, शिक्षक निर्मित परीक्षण अधिकतर शिक्षकों द्वारा किस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन है प्रमाण पत्र जारी करना, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रदर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कुछ मानदंडों के आधार पर सीखने के प्रदर्शन के बारे में निर्णय लेने के लिए सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? मापन, मूल्यांकन, आकलन, परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूल्यांकन। ये 20 क्वेश्चन तो थे वो पेडागोजी के थे। अभी हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट, इसमें ग्रामर और जो भी आपकी उपन्यास, कहानी, कविता जो भी है उसमें से है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है प्रश्न। यह मुंह और मसूर की दाल का भावार्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हैसियत से बढ़कर चाहना, हैसियत में छोटा होना, हैसियत से अधिक खर्च करना, हैसियत से कम चाहना। यह मुंह और मसूर की दाल का भावार्थ होता है हैसियत से बढ़कर चाहना, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
अधिका सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? ऑप्शन है कार्नेलिया, चाणक्य, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त, जो कि हम कह सकते हैं कवि परिचय से है और कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस से, क्योंकि स्कंदगुप्त हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हमारे पाठ में सिलेबस में है। तो जयशंकर प्रसाद से प्रश्न है तो कवि परिचय भी बोल सकते हैं, और स्कंदगुप्त का है तो आउट ऑफ सिलेबस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चतुर्भुज में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो चतुर्भुज में ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास है, और इसका समास विग्रह है चार भुजाएं हैं जिसकी, या फिर कह सकते हैं चार भुजाओं का समूह चतुर्भुज, जो कि है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है भवन शब्द है स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, पुल्लिंग। तो जो भवन शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राजनीतिक जीवन में धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहने के लिए पड़ता है। यह जो कथन है किस नाटक से संबंधित है? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से जो भी आप नाटक, उपन्यास, कहानी पढ़ रहे हो उसको ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। तो बताओ यह जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, वो किस नाटक से संबंधित रखता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, स्कंदगुप्त। तो ये जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित है, उस नाटक का है। ठीक है, राजनीतिक जीवन में धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहने के लिए पड़ता है। अगला प्रश्न है विरोध करना के लिए सही मुहावरा कौन सा है? सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटना। तो विरोध करना, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, सिर उठाना यानी विरोध करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इनमें से किस कृति को अंग्रेज सरकार ने देशभक्ति पूर्ण रचनाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? यानी उसको प्रतिबंधित कर दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं राष्ट्रीय वीणा, राष्ट्र भारती, भारत भारती, स्वदेशी कुंडल। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी भारत भारती, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न बोल सकते हैं। जो भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है ज्यादातर इसमें कवि परिचय से संबंधित है। ठीक है, तो उसको कवि परिचय भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कवि परिचय आता तो नहीं है, लेकिन कई बार पूछा जा सकता है, इसीलिए आप उनके बारे में सामान्य जानकारी रखें, जो कवियों और लेखकों के बारे में सामान्य जानकारी रखें। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जूही की कली कविता को सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या आरोप लगाकर प्रकाशित करने से इनकार कर दिया था? इसका ऑप्शन है इसमें प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप है, इसमें अश्लीलता है, यह छंदबद्ध नहीं है, इसमें लाक्षणिक पदावली नहीं है। होगा इसमें अश्लीलता है बोलकर उन्होंने प्रकाशित करने से मना कर दिया। अगला प्रश्न है कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। ऑप्शन है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके रचयिता हैं। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। धक्का मुक्की में द्वंद्व समास है। धक्का मुक्की का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धक्का और मुक्की, धक्का मुक्की। ठीक है, अगला प्रश्न है चाय शब्द है क्या? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। चाय जो है वो स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग होती है।
कमलेश्वर किस कहानी आंदोलन से कथा जगत में आए थे? ऑप्शन है कमलेश्वर कवि परिचय से ये प्रश्न है, दलित कहानी, नई कहानी, समकालीन कहानी, अकहानी। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर है नई कहानी। ठीक है, नई कहानी से कमलेश्वर जो है आंदोलन के साथ कथा जगत में आए थे। कमलेश्वर को नई कहानी का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, कवि परिचय में कई बार पूछा भी जा सकता है। कमलेश्वर को नई कहानी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पशु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मवेशी, जानवर, चौपाया, गाय। तो मवेशी, जानवर और चौपाया तो पशु का ही पर्यायवाची शब्द है, गाय जो है नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण है। तो गाय इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? गाय। अगला प्रश्न है, निकलता हूं मैं दूब की तलाश में, खोजता हूं परती पराठ, झांकता हूं कुओं में, छान डालता हूं गली चौराहा, मिलती नहीं दूब। किसकी काव्य पंक्तियों हैं? यानी किसकी काव्य पंक्ति में से ये आया है? ठीक है, अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये जो है केदारनाथ सिंह द्वारा रचित अकाल में दूब कविता से लाया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंधों का संग्रह है उसको कहते हैं रस मीमांसा। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? घोर तप करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना। इसका उत्तर होता है कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ये किसके द्वारा रचित है देख लेते हैं। महादेवी वर्मा, निराला, श्रीधर पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि है झांसी की रानी जो हमारी कविता है उससे ली गई है। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। ये झांसी की रानी कविता से ली गई है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? ऑप्शन है ब्रज भाषा, सद्दुकड़ी भाषा, पूर्वी भाषा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पूर्वी भाषा, भोजपुरी भाषा। तो उन्होंने क्या कहा है? कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी भाषा नाम दिया है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, अग्नि कौन सा शब्द है? तत्सम, विदेशज, तद्भव, देशज। तो अग्नि शब्द जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? प्राचीन, नूतन, नवीन, नव्य। इसका करेक्ट आंसर है प्राचीन, ऑप्शन ए प्राचीन इसका करेक्ट आंसर है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जातन की झाई परे, श्यामु हरित दुती होई। किसका दोहा है? कुंभनदास, नंददास, बिहारी, सूरदास। तो ये बिहारी का दोहा है। अगला प्रश्न है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, इनमें से कोई नहीं, समूहवाचक, भाववाचक। ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है?
ये भी कवि परिचय से प्रश्न है। शांति प्रिय द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, वियोगी हरि, बाबू गुलाब राय। तो शुक्ल युग का कौन नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन बी। इनमें से कौन कमलेश्वर की कहानी नहीं है? ये भी देखो, ये भी कवि परिचय से प्रश्न है। जो 2023 आरएसटी एग्जाम हुआ था, इसमें ज्यादातर आउट ऑफ सिलेबस और कवि परिचय से प्रश्न थे। तो देख लेते हैं ये जो कहानी कौन सी नहीं है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रस प्रिया जो है कमलेश्वर की कहानी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? पार्वती मंगल, सुरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी। तो ऑप्शन ए पार्वती मंगल उनकी रचना नहीं है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है, कौन सा है देखते हैं। बनाया, बनाया, लेटा, भागा, आया। तो सकर्मक क्रिया कौन सा है? यहाँ पे सकर्मक क्रिया है बनाया, ऑप्शन ए बनाया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के कर्म होता है या होने की संभावना होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे बनाया से क्या होगा? मैंने खाना बनाया, तो यहाँ पे खाना उसका कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया। मैंने रोटी बनाई, तो रोटी कर्म हुआ, तो यहाँ पे बनाया या बनाई जो है सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म के लेखक हैं, ये भी कवि परिचय से है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको हम आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। ना कछुआ धर्म हमारे सिलेबस में है और ना ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कोई भी पाठ हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न बोल सकते हैं। अगला है, परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है? इसका उत्तर है सब कुछ परिवर्तनशील है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है। छुअत शिला नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तरनियु मुनि धरनी छोड़ जाई, बाट पर नाव मोरी उड़ाई। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? कबीर, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुलसीदास। केवट प्रसंग से हैं ये प्रश्न। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्रों में नहीं है, कौन नहीं है देखते हैं। अंबिका, कालिदास, तुलसीदास, मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन में कौन नहीं है? तुलसीदास नहीं है, अंबिका, मल्लिका और कालिदास हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है? तो ये भी कवि परिचय के प्रश्न हैं। इसका सही उत्तर है पल्लव, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विदुषी का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? व में छोटी ई, द में छोटा उ और श में बड़ी की मात्रा, ऑप्शन ए विदुषी। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है खगोल, गगन, अंत, तारापथ। खगोल तो पर्यायवाची शब्द है, गगन भी पर्यायवाची शब्द है, तारापथ भी है। कौन सा नहीं है? अंत। अंत आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? ये भी कवि परिचय से है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, निराला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवित्री, कवयित्री, कवियत्री, कवियित्री। तो इसका सही उत्तर है कवयित्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? ऑप्शन है राजा भोज का सपना, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, एक टोकरी भर मिट्टी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा भोज का सपना, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? देखो यहाँ किसकी काव्य पंक्तियां हैं? देखो यहाँ पे डायरेक्ट कविता का 2-4 लाइन दिया गया है और किसकी है बोला गया है, कवि का नाम पूछा गया है। ठीक है, पंत, महादेवी वर्मा, प्रसाद और निराला, इसमें से किसकी रचना है ये जो है निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी कविता से लाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र शांति प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल। ठीक है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया है? जिस क्रिया का कर्म नहीं है या नहीं हो सकता है वो अकर्मक क्रिया है। चलिए देखते हैं कौन सा है। मैं ओडिया व्याकरण की पुस्तक लिख रहा हूं, तो लिख रहा हूं क्रिया, उसका जो कर्म है पुस्तक, तो ये तो अकर्मक नहीं हो सकता। बच्चे मिठाई खाते हैं, खाना जो है वो क्रिया और मिठाई उसका कर्म, तो ये भी अकर्मक नहीं हो सकता। कपिल आम खाता है, खाना क्रिया, आम कर्म, ये भी नहीं हो सकता। फातिमा हंसती है, ये अकर्मक है, हंसना अकर्मक क्रिया होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी, फातिमा हंसती है, अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, आपका बंटी किसकी रचना है? सब लोग जानते हैं मन्नू भंडारी। ठीक है, आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद की किस नाटक का है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में बहुत सारे देशात्मक बोधक गीत है, उसको याद रखना, उसका फर्स्ट लाइन याद रख लेना। प्रश्न आ सकता है कि यह गीत किस नाटक का है। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विग्रह, विच्छेद, संक्षेप। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में शब्दों को पास मिलाकर उसको संक्षेप में लिखा जाता है, शॉर्टकट करके लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, कामायनी, नीरजा, संध्या गीत, रश्मि। तो कामायनी जो होता है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। वापसी किसकी कहानी है? वापसी उषा प्रियंवदा की कहानी है। निम्नलिखित रचनाओं में से कबीर की रचना नहीं है, कौन सा नहीं है? रमेनी, साखी, सबद, दोहावली। इस प्रश्न का उत्तर है दोहावली। दोहावली तुलसीदास द्वारा रचित है। और ये जो रमेनी, साखी और सबद है, ये कबीरदास के जो दोहे हैं उसका जो संग्रह है बीजक, बीजक को 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सबद और रमेनी। ये तीनों बीजक के अंश हैं, तो इसीलिए कबीर की रचना ये तीनों हैं और ये नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? कवि परिचय से प्रश्न है और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, द्विवेदी युग। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? थोड़ी देर पहले जो पढ़े थे कामायनी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति में से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो उपसर्ग इसमें क्या है? प्रति, परि, परा, प्र। तो इसमें
प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस कुल प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है कबीर के राम हैं सगुण साकार, सगुण और निर्गुण दोनों, सगुण और निर्गुण दोनों, यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम सेम है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर की आया था उसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही समान है और दोनों ही गलत है। कबीर जो है भगवान के सगुण रूप को नहीं मानते थे, वो निर्गुण रूप को मानते थे, निर्गुण और निराकार रूप को मानते थे। वो मानते थे कि जो भगवान है किसी मूर्ति में या किसी पत्थर में नहीं है, वो मानते थे कि भगवान हर किसी के, मनुष्य के हर जीव में है, प्राणी में है, हर जगह पे है, निराकार है, उनका कोई एक आकार नहीं है, ऐसा वो मानते थे। मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है, अंधविश्वास के खिलाफ थे, तो वो सगुण रूप को नहीं मानते थे। लेकिन आंसर की में आया था ऑप्शन बी, लेकिन उसका सही उत्तर है निर्गुण और निराकार। कबीर के राम है निर्गुण और निराकार। अगला प्रश्न है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या है? पानी पानी होना, पानी भरना, पानी फेर देना, पानी में आग लगाना। नाश कर देना, इस मुहावरा का सही अर्थ है पानी फेर देना, ठीक है, पानी फेर देना का अर्थ होता है नाश कर देना। अगला प्रश्न है प्रायश्चित कहानी के लेखक हैं, यहाँ पे कवि परिचय से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रायश्चित कहानी जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित कहानी है। अगला प्रश्न है अतिथि शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? पाहन, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत। तो यहाँ पे पाहुन, अभ्यागत और आगंतुक जो है ये तीनों अतिथि का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन पाहन जो है इसका अर्थ होता है पैर, ठीक है, पैर इसका अर्थ होता है, तो ये अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है या कहा गया है? ऑप्शन है पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन। करेक्ट आंसर है पल्लव। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, छंद, अव्यय, समास। इसका उत्तर है ऑप्शन डी समास, ठीक है। यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनते हैं, वो समास है। और संधि क्या है? दो या दो से अधिक वर्ण के पास पास आने पर जो विकार होता है या फिर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो पास पास मिलकर, जैसे विद्या प्लस आलय, उसमें विद्या का आ और आलय का आ मिलकर दोनों विद्यालय बनते हैं ना, तो वो होता है संधि, और ये है समास। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ये जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज का भावार्थ क्या है? झूठा ढोंग रचना, गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होना, स्वयं कोई कार्य करना और दूसरों को मना करना, मीठा खाना पसंद नहीं। इसका अर्थ होता है झूठा ढोंग रचना, यानी गुड़ खाता है और गुलगुलों से परहेज करता है, यानी झूठा ढोंग रचना। अगला प्रश्न है मुख्य का विलोम शब्द क्या है? गौण, ऑप्शन डी, ठीक है। मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? कवि परिचय से प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन यथार्थ के साथ जोड़ने का काम किया। यानी जो हमारा जो साहित्य है वो मनोरंजन का पात्र न होकर उन्होंने जीवन के यथार्थ रूप को, हमारे मनुष्य जीवन की परिस्थितियां को अपने उपन्यास में जगह दी थी। किसने? ऑप्शन है प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री, जयशंकर प्रसाद। तो इसका उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में मनुष्य के जीवन के यथार्थ रूप को दर्शाया है। जो हमारे समाज की जो परिस्थितियां थी लोगों की, उनको दिखाया है अपने उपन्यास में, और इसीलिए इनको कहा जाता है उपन्यास सम्राट। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इसका उत्तर है पूस की रात प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है हंसना। ठीक है, पहले भी बता चुकी हूं, इसी क्वेश्चन में था हंसना। अनेक शब्द में उपसर्ग है आ, अ, अन, अने। इसमें है अन उपसर्ग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह की दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? यानी जो दहेज प्रथा है और अनमेल विवाह है, उसका जो दुष्परिणाम होता है, किस उपन्यास में ये बताया गया है? कायाकल्प, गोदान, निर्मला, गबन। इसका उत्तर है निर्मला। ऑप्शन सी। कवि परिचय से प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के लेखक हैं। ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। लक्ष्मी नारायण लाल के कोई भी टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाला के रचयिता इनमें से कौन है? ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नाभादास। इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक का नहीं है? ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन कवि परिचय से भी बोल सकते हैं इसको, और इसका सही उत्तर है पृथ्वी सेन। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है भिजवाया, उछला, सुना, बेचा। अकर्मक क्रिया, ठीक है, तो यहाँ पे उछला। देखो, भिजवाया का कर्म हो सकता है, मैंने गीता के हाथों चिट्ठी भिजवाया है। ठीक है। सुना, मैंने आज एक गीत सुना है। मैंने बेचा, क्या सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों का क्या होता है? कर्म हो सकता है, लेकिन उछला का कर्म नहीं हो सकता, ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की राधा, वर्तमान युग की सीता, आधुनिक युग की गीता, आधुनिक युग की मीरा। तो उनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है? यह है वात्सल्य रस के, उनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभ किसे मानना समीचीन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जूही की कली, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दांतों का प्रयोग है, इसीलिए ये क्या है? दंत्य। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सिंदूर की होली के लेखक हैं भुवनेश्वर, मोहन राकेश, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल। सिंदूर के होली के नाटक क्या, जो ये जो लेखक हैं इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी इसका उत्तर आया था, लेकिन ये लक्ष्मी नारायण लाल न होकर लक्ष्मी नारायण मिश्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग लेखक हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी, यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो सूट नहीं कर रहा है। लक्ष्मी नारायण लाल
आंसर आया था, लेकिन उसका करेक्ट उत्तर जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाबा नागार्जुन की नहीं है? कवि परिचय से प्रश्न है और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उर्वशी। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। प्रसाद के एकांकी का नाम क्या है? इसका उत्तर है एक घूंट, जो कि कवि परिचय से प्रश्न है। गौरा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? यह है ऑप्शन बी, साक्षी। देखो ये क्लास 10 की किताब है, हिंदी किताब, उसमें है, ठीक है। अगर आप डिटेल्स में कुछ जानना चाहते हैं, हिंदी सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, तो आप क्लास 10 या क्लास 9 के जो भी हिंदी किताब है, हिंदी व्याकरण किताब है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। उससे क्या होता है, कई सारे शब्दों की जो जानकारी है वो हो जाएगी, ग्रामर्स के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी से मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि उसी से कई सारे प्रश्न आते हैं किताब से ही, जो आपका वर्तनी से लेकर लिंग वचन कारक से लेकर उसी में से प्रश्न आते हैं, जो हिंदी किताब में हमारे क्लास 9 और क्लास 10 की जो हिंदी किताब है उससे ही आते हैं। तो एक बार उसको भी आप पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? ऑप्शन है, प्राण सबसे प्रिय होते हैं, वस्तु अल्प परंतु चाह अधिक लोगों की, सीधेपन से काम नहीं निकलता, कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो एक अनार 100 बीमार, इसका भावार्थ होता है वस्तु अल्प है परंतु उसको चाहने वाले अधिक लोग हैं। अगला प्रश्न है, अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह काव्य कृति किसकी है? द्वापर, साकेत, पंचवटी, यशोधरा। किस कविता की है ये पंक्ति? यशोधरा। यहाँ पे यशोधरा को कहा गया है कि अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, क्योंकि उसके जो पति हैं वो छोड़ के चले गए थे संन्यास लेने के लिए, तो उनको उसका जो जीवन है वो अवला जीवन, क्योंकि उस समय पति के बिना पत्नी की जो हालत होती है उसको बताया गया है। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यानी उसका एक छोटा सा बच्चा रहता है, तो राहुल उसको लेकर ही यशोधरा और राहुल इन दोनों को छोड़कर उनके पति चले जाते हैं संन्यास लेने के लिए, तो इसी के लिए है। तो ये है यशोधरा कविता से। एक यशोधरा जो है एक काव्य संग्रह है, ठीक है, महाकाव्य कह सकते हैं उसको हम। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, चीव की दावत किसकी कहानी है? चीव की दावत भीष्म शाहानी की कहानी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? भंवर गीत के रचयिता हैं ऑप्शन डी, नंददास। देखो एक होता है भंवर गीत और एक होता है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत कई लोगों ने लिखा है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भ्रमर गीत जो है सूरदास द्वारा रचित है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? भंवर गीत। तो भंवर गीत जो है वो नंददास ने लिखा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, देवनागरी शब्द। देवनागरी जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है कि कोई नहीं है? तो ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा, यह कथन किस नाटक का है? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये स्कंदगुप्त नाटक का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जाता है, सो जाको कछु लेना हो सो लेओ? ये किसकी रचना है? ये श्री विठल नाथ की है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, कथन किस नाटक में से है? ये जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक से है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, अमरकांत किस उपन्यास का मुख्य पात्र है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कर्मभूमि, ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास का मुख्य पात्र अमरकांत है, उसकी पत्नी का नाम है सुखदा। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अंत में, उसको कहते हैं प्रत्यय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है? कवि परिचय से प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शोकोवास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? कवि परिचय से प्रश्न है और इसका उत्तर है आदर्श हिंदू। मानव का विलोम शब्द क्या है? राक्षस, दैत्य, पुरुष, दानव। मानव का विलोम है दानव, ऑप्शन डी। गौरा कौन थी? महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा, इसमें गौरा एक गाय थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से पूर्वकालिक क्रिया किसमें है देखेंगे। चलो, जेकब पत्र लिखने लगा, मंजूनाथ खाना खाकर सो गया, अब मैं क्या करूं, सुभाषिस नहाया। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन बी में है, मंजूनाथ खाना खाकर सो गया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जब एक क्रिया पहले ही पूरी हो जाती है, जैसे यहाँ खाना खाकर, खाना जो क्रिया है वो क्रिया, जो खाने का जो क्रिया है वो पहले ही पूरा हो गया है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। कौन सी क्रिया? सोने का क्रिया, ठीक है, यहाँ पे सोना शुरू हो गया है, तो पहले पूरी होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया किस वाक्य में है? ऑप्शन बी, खाना खाकर, ये खाकर, ठीक है, खाने का जो क्रिया है ना वो पूर्वकालिक क्रिया है इसमें। अगला प्रश्न है, पत्नी कहानी के लेखक क्या कौन है? जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा गया है कि डिब्बा का बहुवचन रूप क्या होगा? डिब्बे, डिब्बियां, इनमें से कोई नहीं, डिबिया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, डिब्बे। अगला प्रश्न है, हिमालय शब्द क्या है? पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं, स्त्रीलिंग है। तो हिमालय जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया है? ऑप्शन है, दीपाली ने पूजा कर ली है, वह खाना खा रहा होगा, वे पूरी पहुंच चुके हैं, उसने खाना खा लिया होगा। तो यहाँ पे देखो, दीपाली ने पूजा कर ली है, ये तो हो चुका है, वर्तमान कालिक क्रिया नहीं है यहाँ पे। वह खाना खा रहा होगा, ये है, अभी वो क्रिया चल रहा होगा, तो वर्तमान कालिक क्रिया है। वे पूरी पहुंच चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं, ये जो क्रिया है वो हो चुका है। उसने खाना खा लिया होगा, ये भी हो चुका है, ठीक है। खा रहा होगा, ये वर्तमान कालिक क्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? ये कवि परिचय से प्रश्न है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, झरना। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाई गए हैं? कवि परिचय से है और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गबन। कृष्ण गीतावली के रचयिता कवि कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। निम्नलिखित में से एक कबीर की विशेषता नहीं है? धर्म प्रचारक, विद्रोही, समाज सुधारक, निर्भीकता। तो यहाँ पे देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कबीरदास जो हैं निर्गुण और निराकार ब्रह्म को मानते थे, यानी वो मानते थे कि जो भगवान है हर जगह पे हैं,
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंसान को अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ये सब उनकी बातें थी, उनकी विशेषताएं थी। वो समाज को सुधारने का काम करते थे, ठीक है। तो समाज सुधारक थे। निर्भीक से होकर वो क्या करते थे, जो अच्छी बातें बोलते थे। विद्रोही थे, किसका विद्रोह, अंधविश्वास का विद्रोह करते थे। जो ढोंग कहते हैं लोग, उसका विद्रोह करते थे। वो क्या नहीं करते थे, उनकी विशेषता कौन सा नहीं है, धर्म प्रचारक। वो किसी भी धर्म की प्रचार नहीं करते थे, वो इंसानियत की प्रचार करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि उनकी विशेषता नहीं है क्या, धर्म प्रचारक। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। तो यहाँ पे कन्यादान में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है और इसका समास विग्रह है कन्या का दान, कन्यादान, ठीक है। तो यहाँ तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, महानदी शब्द है स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इनमें से कोई नहीं, पुल्लिंग। तो महानदी शब्द जो है, ये देखो जो आरएसटी 2023 का जो आंसर की था उसमें था पुल्लिंग, ठीक है। महानदी शब्द जो है पुल्लिंग था, लेकिन इसका सही उत्तर जो है वहां पे जो आंसर गलत था, ठीक है। इसका सही उत्तर है स्त्रीलिंग। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, केवल ये जो ब्रह्मपुत्र है उसको छोड़ के, ठीक है। तो महानदी स्त्रीलिंग होती है, लेकिन आंसर की में क्या था, पुल्लिंग। तो वो आंसर की गलत था, ठीक है। अगली बार क्वेश्चन आए महानदी क्या है तो स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसको चैलेंज, अगर पुल्लिंग फिर से बताते हैं तो इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो ये महानदी स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है। शारदा, भारती, आराधना, वाणी। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द है शारदा है, भारती है, वाणी है, ठीक है। आराधना नहीं है। अगला प्रश्न है, हार मूल शब्द के साथ जुड़कर भोजन का अर्थ देता है। इसमें से क्या जुड़ेंगे तो भोजन का अर्थ देगा, ठीक है। उपहार, उपहार भोजन नहीं है। आहार, आहार भोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। घिसु और माधव प्रेमचंद की किस प्रसिद्ध कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए कफन, जो कि हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, क्लेश का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सा है। डूबा, बैठा, बहा, गाया। देखो क्या ज्यादातर हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रश्न पूछेंगे तो जब अगर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक होता है, नहीं मिलता है तो अकर्मक। क्या डूबा, ये उसका उत्तर नहीं मिल सकता तो ये अकर्मक है। क्या बैठा, नहीं मिलेगा, अकर्मक है। क्या बहा, नहीं मिलेगा उत्तर, यह अकर्मक है। लेकिन क्या गाया, गाना गाया, ठीक है। तो इसका उत्तर मिलता है, इसका कर्म हो सकता है, गाना गाया, ठीक है। तो मैंने एक गाना गाया, तो यहाँ पे इसका कर्म हो सकता है, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे कौन सा सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी गाया। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक संबंधित है कौन सा, किसके संबंध में है सिंदूर की होली। मध्य वर्गीय विचलन, वैधव्य की समस्या, स्वकीय प्रेम, परकीय प्रेम। तो यहाँ पे ऑप्शन वी वैधव्य की समस्या के ऊपर है सिंदूर की होली नाटक। अगला प्रश्न है, संकल्प शब्द में उपसर्ग है साम, संग, सम, सन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सम। सम प्लस कल्प, संकल्प। अगला प्रश्न है, शोषक का विलोम शब्द क्या है। शोषित, शोषक वर्ग, शोषित वर्ग रहता है ना, तो यहाँ पे शोषित इसका सही उत्तर है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है। करुण, कठिन, कृपण, कृतघ्न।
कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है। ये इसको हम क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि देवकी नंदन खत्री का जो द्वारा लिखित है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। ना देवकी नंदन खत्री के कोई पाठ हमारे में है, ना ही चंद्रकांत संतति है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। मतंग, कंजर, कुंजर, नाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंजर। कंजर नहीं होता है, कुंजर ठीक है। कुंजर पर्यायवाची शब्द है, कंजर ऐसे कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास को किसान जीवन का महाकाव्य कहा गया है। यह है गोदान, ठीक है। कवि परिचय से प्रश्न मान सकते हैं कि प्रेमचंद द्वारा लिखित हमारे सिलेबस में कई सारे चैप्टर हैं, तो मान सकते हैं इसको कवि परिचय, लेकिन ज्यादातर कवि परिचय से भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो लेखक कौन है, कवि कौन है, कौन से कविता का है, किसके द्वारा लिखित है, ऐसे ही आएंगे। इतना डीप क्वेश्चन तो कभी नहीं आता है, ठीक है। ये एक बार ही ऐसे आया था। अगला प्रश्न है बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, जो कि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है बच्चे सो गए हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है। यहाँ पे जो सो गए हैं ये क्रिया कौन सी क्रिया है। भविष्य, हाँ यहाँ पे भविष्यकालिक, इनमें से कोई नहीं। वर्तमानकालिक, भूतकालिक। सो गए हैं यानी क्रिया जो है किस कालिक में है, किस काल में है, भूतकाल में, ठीक है। बच्चे सो गए हैं भूतकालिक क्रिया इसमें है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस कवि की है। ये मल्लुक दास की है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। रजिया किस विधा की रचना है। विधा भी पूछी जाती है, तो सबका याद रखना कौन सा चैप्टर उपन्यास है, नाटक है कि कहानी है कि कविता है, तो विधा को हमेशा याद रखना। रजिया जो है क्या है, एक रेखाचित्र है, ऑप्शन ए। देखो यहाँ पे ए और सी दोनों में ही रेखाचित्र है, तो आप ए और सी दोनों को ही सही मान सकते हो। अगला प्रश्न है मादा कैक्टस के लेखक कौन है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। इसका उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल। देखो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं है, सिंदूर की होली के लेखक नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये लक्ष्मी नारायण लाल हैं, दोनों ही अलग अलग लेखक हैं। अगला प्रश्न है अष्टावक्र किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है मधुलिका किस कहानी की मुख्य स्त्री पात्र है। गुंडा, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता। तो गुंडा, ममता तो हमारे सिलेबस में नहीं है, आकाशदीप और पुरस्कार हैं। तो मधुलिका किसकी मुख्य पात्र है, आकाशदीप, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जमाल चित्र बना रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक कि सभी। जमाल चित्र बना रहा है, तो यहाँ पे बनाने का क्रिया हो रहा है, और इसका कर्म क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, तो क्या है ये सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भोलाराम का जीव किसकी रचना है। ये हरिशंकर परसाई की रचना है। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक हमारे सिलेबस में है, और इसमें से कौन सा पात्र उसमें नहीं है, मुग्दल, आंभिक, सिंहरण, कार्नेलिया। तो इसका सही उत्तर है मुग्दल। मुग्दल नाम से कोई भी पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है। पात्रों के नाम, पात्रों की संख्या, ये सब भी याद करना होगा, तो उसको एक बार देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। कुमुद, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन बी में ये जो छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है, ठीक है। क में बड़ा ऊ है ये, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे।
तो यहाँ पे कौन सा कुमुदनी क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क में छोटा उ, म में छोटा उ, द में छोटी ई, न में बड़ी ई, कुमुदनी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कबीर को डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? आचार्य श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये कवि परिचय से प्रश्न है, मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सबसे आसान प्रश्न है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जय मूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उल्टा अर्थ होगा? जैसे विजय, जय विजय, जय पराजय, जय अजय, जय परजय। तो क्या होगा? जय का विलोम शब्द क्या होगा? पराजय। तो इसमें परा उपसर्ग लगेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध थे? इसका ऑप्शन है सूरदास। ठीक है, करेक्ट आंसर है सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा नहीं है? कवि परिचय से प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चिंतामणि उनका निबंध संकलन नहीं है। आज का लास्ट प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति किस कवि की है? ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, तो 2023 आरएसटी में ज़्यादातर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे या फिर कवि परिचय से प्रश्न थे, लेकिन हमारे अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से कवि परिचय से प्रश्न इतना नहीं आता है, डीप क्वेश्चन नहीं आता है। केवल उसका लेखक का नाम, कवि का नाम, ऐसे प्रश्न आते हैं और अंदर के प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी आप नॉलेज तो होना चाहिए। जब हिंदी टीचर बनने जा रहे हो तो हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आप कवियों के बारे में जो भी हमारे सिलेबस में है उसको एक बार उनके कवि परिचय को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या प्रश्न आएगा क्या नहीं आएगा वो तो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन आंसर वीडियो में। धन्यवाद।